नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने साधु संतों का स्वागत किया। तो वहीं पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी, निरंजनी अखाड़े के सचिव और साथ ही मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरंजन गाड़ी की भाला पूजन में भी यहां पर हिस्सा लिया और कहा कि वो संतों का आशीर्वाद लेने के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पहुंचे हैं। थोड़ा चौड़ा कर दीजिए, इससे आगे ना जाइए। देखने जाऊंगा, कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूंगा। आचार्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद इस कुंभ की सफलता के लिए हम देंगे। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया था अभी हफ्ता 10 दिन पहले कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार, सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है, तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला। तो आपको बता दें, हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार में कह सकते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से जिस तरीके से आज पेशवाई की गई है वो वाकई काफी मनमोहक दृश्य था। तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। धर्मनगरी में निरंजनी अखाड़े की ओर से पेशवाई यहां पर की गई है। अखाड़े की पेशवाई में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा भाला पूजन वहां पर किया गया, उसमें भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेशवाई में शामिल होने के बाद में कहा है कि उन्हें यहाँ आकर बेहद अच्छा लगा, खुशी हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कुंभ मेले की शुरुआत हुई है उसी को लेकर जो ये दृश्य नजर आ रहा है, ये मनमोहक दृश्य है। इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महाकुंभ जो है वो कितना भव्य यहाँ पर होने वाला है। तो उसकी आज से कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है। निरंजन गाड़ी की भाला पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी सीएम त्रिवेंद्र रावत की ओर से शिरकत की गई है। धर्मनगरी में कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे से तमाम अखाड़े के लोग जो हैं वो भी यहां पर पहुंचने का उनका भी सिलसिला शुरू हो गया है। और साथ ही आज निरंजनी अखाड़े की ओर से यहां पर पेशवाई दिखाई गई। महाकुंभ में आज सबसे पहली पेशवाई निरंजनी अखाड़े की ओर से निकाली गई है और इस भव्य पेशवाई में भारतीय सनातन संस्कृति के अनेक रूप देखने को मिले। नागा सन्यासी जहां ढोल दमाऊ बजाते हुए चल रहे थे, तो वहीं पर घोड़ों पर सवार नागा सन्यासियों की आभा देखते ही बन रही थी। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों से आए बैंड बाजों ने माहौल को पूरी तरीके से आध्यात्मिक बना दिया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी महाराज रथ पर सवार होकर पेशवाई की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने SMJNPC कॉलेज पहुंचकर पेशवाई में शामिल संतों का यहां पर स्वागत किया। उन्होंने निरंजनी अखाड़ा और श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज द्वारा कोरोना काल के साथ साथ अनवरत जन कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों की भी सराहना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रुपेश, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कुंभ मेले का आगाज हो गया है और आज जो मनमोहक दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा था, उस दृश्य के बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ इस दौरान वहां पर खास रहा। देखिए प्रीति, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल वाकई क्योंकि निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आज निकली है तो इसलिए इसे कुंभ का आगाज ही कहा जाएगा। तो निरंजनी अखाड़े ने भी पेशवाई के लिए भरसक मेहनत की है और
देश भर पे कई जगह से कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं। पेशवाई के दौरान यहाँ पर 25 बैंड मौजूद हैं। साथ ही साथ एक हाथी जो पेशवाई की अगुवाई कर रहा है, हाथी पर एक संत बैठे हैं जो शंखनाद कर रहे हैं। निर्णय अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी पूरे पेशवाई की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ करीब 50 महामंडलेश्वर यहाँ पर निरंजन अखाड़े से पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालुगण हैं, जो नागा सन्यासी हैं, वो सब यहाँ पर पेशवाई के दौरान अपना जो छावनी है वहां पर प्रवेश के लिए जा रहे हैं। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा पेशवाई मार्ग है, जिस कारण यदि शहर की व्यवस्थाओं की बात करें तो शहर की जो जाम की व्यवस्था है वो वाकई बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। शहर में जगह जगह जाम लगा हुआ है। अपनी दंगल का प्रदर्शन जहाँ पर अखाड़े कर रहे हैं, क्योंकि आज महाकुंभ से रिलेटेड पहली ही पेशवाई है, तो निरंजन अखाड़े की पेशवाई है जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने सौभाग्य बताया ऐसे कि मेरा सौभाग्य है कि पेशवाई के पहले ही दिन साधु संतों के का आशीर्वाद मुझे मिला। जो जितने भी महामंडलेश्वर हैं उनका आशीर्वाद मिला। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी जी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे थे। एसएम जैन डिग्री कॉलेज में जो अस्थायी छावनी थी निरंजन अखाड़े की, वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने भाला पूजन में भी बाकायदा भाग लिया, जिसके बाद पेशवाई शुरू की गई। फिलहाल यदि हरिद्वार की और पेशवाई के दृश्यों की बात करें तो वाकई मनमोहक दृश्य है। हजारों की तादाद में भीड़ छतों पर उमड़ी हुई है, जो पेशवाई को फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। मुख्य आकर्षण यहाँ पर ये रहा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, साथ ही साथ 3 ड्रोन ऐसे थे जिनसे पुष्प वर्षा की गई, तो वाकई आकर्षण का केंद्र बने रहे। रुपेश, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई वहां पर अखाड़े की ओर से पेशवाई की गई है, तमाम वहां पर रास्ते बनाए गए हैं, साथ ही जिस तरीके से अगर उत्तराखंड के लोगों की बात करें तो कह सकते हैं कि उन लोगों को पता है कि वाकई किस तरीके से हर साल अगर कहें कि इस तरीके से तीज त्योहार वहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, महाकुंभ का वहां पर आयोजन होता है, तो वहां के लोगों को इस संस्कृति के बारे में पता है। लेकिन इसके अलावा जो अदर स्टेट हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनको इन संस्कृति के बारे में नहीं पता होगा। तो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो और अखाड़े हैं वो भी अगर यहाँ पर आएंगे तो उनकी ओर से भी इस तरीके से पेशवाई यहाँ पर निकाली जाएगी और क्या कुछ मान्यताएं हैं। साथ ही आपने अभी ये बताया कि भाला पूजन किया गया था, उसके क्या कुछ मान्यताएं हैं? देखिए प्रीति, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो अन्य राज्यों के लोग हैं उन्हें शायद कुंभ की संस्कृति के विषय में नहीं पता है। जहाँ जहाँ पर कुंभ आयोजित होते हैं उनके जो दर्शक गण हैं वो स्थानीय लोग ही रहते हैं। जैसे हरिद्वार है, कुंभ का इतिहास रहता है। पेशवाई के इतिहास की यदि हम बात करें तो जितने भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, 13 के 13 अखाड़ों की जो रमता पंच हैं वो एक नियत तिथि पर यहाँ पर जो अस्थायी छावनी बनती है उनकी, वहां पर नियत तिथि पर वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक नियत तिथि पर और बाकायदा मुहूर्त के अनुसार वो पेशवाई निकालकर जो स्थायी अखाड़े की छावनी होती है वहां पर पहुंचते हैं। तो आज निरंजन अखाड़े ने पहले ही मुहूर्त निकलवा रखा था कि 3 तारीख को बाकायदा पेशवाई के माध्यम से जितने भी रमता पंच हैं, जो नागा सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो पेशवाई के माध्यम से जो क्योंकि स्थायी छावनी निरंजन अखाड़े की इनकी सेफ पार्किंग है वहां पर बनी हुई है, तो वहां पर आज ये सभी लोग करीब शाम तक पहुंच जाएंगे। तो यही पेशवाई का इतिहास है। जहां तक भाला पूजन की बात है तो हर अखाड़े की पेशवाई के दौरान अलग अलग शस्त्रों का पूजन होता है। निरंजन अखाड़े में भाला पूजन किया जाता है, जिसके बाद पेशवाई की शुरुआत की जाती है। उस भाला पूजन में भी आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाग लिया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार से 13 के 13 अखाड़ों में अलग अलग शस्त्रों के पूजन किए जाते हैं, जिनका वाकई एक पौराणिक इतिहास है। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब तस्वीरों में देख रहे हैं लोगों को काफी हुजूम रुपेश वहां पर देखने को मिल रहा है। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी संतों से यहां पर आशीर्वाद लिया। देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना उनकी ओर से की गई है। इस दौरान अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं काफी तादाद में लोग हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए प्रीति, सुरक्षा की यदि हम बात करें तो पहले से ही जो कुंभ मेला प्रशासन है उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उन्होंने बाकायदा तैयारियां कर रखी हैं। और पेशवाई की यदि बात की जाए तो पेशवाई में करीब 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट आगे पीछे और दाएं बाएं तैनात हैं, जिनके साथ करीब हजारों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात हैं। तो फिलहाल सुरक्षा की यदि बात की जाए तो सुरक्षा वाकई पुख्ता है
और कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत हैं, आईजी संजय पुंजाल है, डीएमसी रविशंकर हैं, एसएसपी सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस हैं, वो पेशवाई के दौरान यहाँ पर मौजूद हैं और समय समय पर जो अधीनस्थ हैं उन्हें दिशा निर्देश। चलिए रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, आज निरंजन जो अखाड़ा है उसकी ओर से यहाँ पर पेशवाई निकाली गई है। तमाम लोग जो हैं, साधु संत इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं, उनकी ओर से यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद लिया गया और जिस तरीके से यहाँ पर भाला पूजन जो किया गया उसमें भी वो शामिल हुए। सीएम की घोषणा के बाद में खटीमा में नया रोडवेज बस स्टैंड लोहिया पुल के पास बनने जा रहा है, जिसका सीधा लाभ पहाड़ के यात्रियों को मिलेगा और उसके साथ साथ खटीमा और साथ ही नानकमत्ता की भी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि खटीमा के पुराने रोडवेज बस स्टैंड की जमीन प्राधिकरण को स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसके बाद में प्राधिकरण अब उसमें व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। हमारी डीपीआर आती है, हम उसमें निविदा आमंत्रित करके निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। अभी एक हफ्ते पूर्व बोर्ड बैठक हमारी हुई थी, उसमें आयुक्त महोदय ने उसको अनुमति भी प्रदान कर दी है और बाकी जो वित्तीय विश्लेषण है, हमारा जो नया कॉम्प्लेक्स बनना है, जो पुराना बस अड्डा हमें ट्रांसफ़र हुआ है, उसका भी हम बोर्ड से अनुमोदन करा के शीघ्र ही उसमें भी कार्य शुरू कराएंगे। रोडवेज बस अड्डा बहुत जल्दी बनने जा रहा है। विकास प्राधिकरण ने उसको जो है अपने उसमें ले लिया है, उसके लिए भूमि भी आवंटित कर दी गई है और ये खटीमा विधानसभा की घोषणा में उसको सम्मिलित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और वो हमारा जो बस अड्डा है वो पहनिया पर जो टोल टैक्स है उससे पहले लोहिया पुल के नजदीक, वहाँ पर उसके लिए लगभग 3 एकड़ भूमि वहाँ पर आवंटित हो चुकी है। बहुत जल्दी जो है बस अड्डे का हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं। नैनीताल के जमरानी बांध में डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात करी है। ग्रामीणों का कहना है कि वो बांध के लिए गांव छोड़ने को तैयार है, लेकिन उनका विस्थापन जो है वो सही तरीके से होना चाहिए और सही जगह पर होना चाहिए। साथ ही 6 गांव के ग्रामीणों ने सरकार से मांग करी है कि हर परिवार को 5 एकड़ जमीन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि जमरानी बांध तराई के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 6 गांव पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। वहीं पर कमिश्नर कुमाऊं ने ग्रामीणों के सुझाव को अमल में लाने की बात कही। उन्होंने आज मिलकर के अपने भी ओर से भी सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को भी हम लोग जो भी 2013 का अधिनियम है उसके अंतर्गत उनके प्रावधानों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से बेहतर तरीके से समावेशित हो सकती हैं कि लोगों को राहत और पुनर्वास का एक अच्छा उनको लाभ मिले और हमारी योजना बड़े अच्छे तरीके से सबके सहमति से सबके सहयोग से आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो सके, ये प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लारा एक्ट में जो प्राविधान है कि किसको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए, क्या प्राविधान है, उसको लेकर के हम लोग कमिश्नर से हिसाब से मिले। उसके अलावा पुनर्वास नीति बने और पहले लोगों को पता हो कि कितनी ज़मीन हमें मिल रही, तब जाकर के वो एक मन बनाएंगे कि हमें वहाँ जाना है। पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग नए बस अड्डे पर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने जेसीबी की मदद से दुकान को तहस नहस कर दिया और दुकान में रखा हुआ सारा सामान ट्रक में भरकर ले गए। वहीं चोरी की इस वारदात के बाद में पुलिस की गश्त पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। के बाद लगभग 1:30 बजे ठीक मैं थाने में गया। थाने में जाने के बाद उनको बताया गया कि हमारी दुकान तो टूट गई है, पूरा सामान
चोरी हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कहा ठीक है अभी आ जाएंगे। उसके बाद गश्त वाले 2 सिपाही भेजे उन्होंने, वो खाली फोटो खींच के निकल गए वो भी। उसके बाद फिर 7 बजे 5:30 बजे मेरी वाइफ थाने में गई, तब उन्होंने कहा एप्लीकेशन लाओ। एप्लीकेशन लेके गए, उसमें भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर मैं पूरे परिवार से थाने में गया। थाने में गए तो थाने में उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पे आए, तब भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर हम अपनी दुकान पे लौट के आ गए, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया अपनी दुकान के सामने। हमारे कुछ मोहल्ले वासी हैं, तो उन्हीं लोगों ने ये किया कि हमारी दुकान के आगे बाहर जेसीबी चलवा दिए और मतलब ट्रक भर के सारा राशन था जितना सब ले गए। जितना हमारा सामान था सब चोरी चारी करके ले गए, और जितना हमारी दुकान के अंदर का सामान था वो सब उन्हें ट्रकों में भरा। उनके साथ नहीं भी रहे होंगे, 20 या 22 लोग रहे होंगे। मैं लगभग वहाँ पे 1:30 बजे पहुँची, तो मतलब लोगों हमें कहीं ना कहीं से हमें पता लगा कि ऐसी घटना हो रही है। तो उसके बाद जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, वो लोग मौके पे साफ हो गए थे। जनपद पौड़ी के कई विभागों में कार्यरत 150 से ज्यादा उपनल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण विभागों के काम लगातार बाधित हो रहे हैं। आपको बता दें, कर्मचारी पिछले 9 दिनों से कार्य बहिष्कार पर है। जनपद पौड़ी के उपनल संगठन के जिला महामंत्री राकेश रावत ने बताया है कि वो अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर है। आपको बता दें, कर्मचारियों की समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग है। उपनल कर्मियों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। गडोली से जो अंदर के लिए कोलाकंडी ढंडरी बिताई के लिए जो रोड जाती है, उस पे अचानक बाघ ने इनके पैर में हमला कर दिया। गैरसैंण में उत्तराखंड के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों और नेता प्रतिपक्ष ने लाठीचार्ज के विरोध में विधानसभा के बाहर में धरना देकर नारेबाजी करी है। और इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा है कि भाजपा की सरकार में महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं है। जिस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है वो मुजफ्फरनगर की घटना को याद दिलाता है। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी करार दिया। सड़क की चौड़ीकरण का मांग लोगों की थी, जिस पर आज 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लोग धरने पर बैठे थे। तो परसों 1 तारीख को उस धरने के समर्थन में और उस रोड को चौड़ी करने के लिए यहाँ पर आंदोलनकारी आए, उन्होंने मांग करी। लेकिन जिस बर्बरता के साथ उन पर लाठीचार्ज किया गया है तो वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस भी निंदा करती है। और हमें बड़ा कष्ट इस बात से होता है कि जिन आंदोलनकारियों ने इस राज्य को बनाने का काम किया और आज जो भराड़ीसैंण में बना है उन्हीं की देन है, और उन्हीं आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी संयम दिखाया जाना चाहिए और सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी संयम दिखाया जाना चाहिए। कई बार दोनों पक्षों में कोई एक पक्ष संयम जब खोता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करते हैं ज्वालापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, पतंजलि शांतरशाह क्षेत्र में आग लगने से अचानक से हड़कंप मच गया है। आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। दोनों कंपनियों के पास में दमकल विभाग की एनओसी नहीं है। ईएफओ हरिद्वार के अनुसार दोनों कंपनियों को लेकर अभी तक स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्वालापुर से, जहां पर आग लगने से अचानक से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से करोड़ों का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। और जहां पर आग लगी है दमकल विभाग की एनओसी उन कंपनियों के पास नहीं है। दोनों कंपनियों के विरुद्ध अब नोटिस भी जारी यहां पर कर दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अचानक से भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया। करोड़ों का सामान जो यहाँ पर रखा हुआ था पूरी तरीके से जलकर वो राख हो गया है।
खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सरफराज, जानना चाहेंगे क्या कुछ ये मामला है, कैसे आग लगी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं ये संतरसा औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, जहां दो कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया और जो मौके पर पहुंच के देखा गया तो उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान की सूचना मिली है। जी, इसके अलावा कुछ पता चल पाया आग क्यों लगी है, और साथ ही जो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, उनका क्या कुछ कहना है सरफराज? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो औद्योगिक कंपनी जो लगाई गई है तो उसमें फायर विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई है, उसके कारण ये आग लगना बताया गया है। अभी आग पर काबू पा लिया है? देखो प्रक्रिया चल रही है, अभी फायर ब्रिगेड आ चुकी है वहां पे। कुछ पता चल पाया कितना नुकसान हुआ? करोड़ों रुपए का नुकसान है फिलहाल इसमें। चलिए ठीक है सरफराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।